हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आपका सोशल साइंस टीचर अली सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड गुरु में। आज मैं इस लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूं इटली के एकीकरण को, और इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी, काउंट काबूर और इस बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स मेजनी। ठीक है, इन तीनों शख्स का जिक्र करने वाला हूं कि आखिर मेजनी, गैरिबाल्डी और काउंट काबूर का क्या योगदान था इटली के एकीकरण में, तथा इटली के एकीकरण की बाधा क्या था, हम उसको भी जानेंगे। बाधा का अर्थ होता है कि रुकावट। ठीक है, यह बिहार बोर्ड का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन पूछता है, और अगर आप क्लास 10th में हैं तो आप इस लेक्चर को जरूर देखें और अच्छे समझे। किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो आप पूछेंगे जरूर कमेंट बॉक्स में। हमारे हिसाब से एक भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। क्वेश्चन पूछा लिखा हुआ है, इटली के एकीकरण में मेजनी, गैरिबाल्डी और काउंट काबूर के योगदानों को लिखे। सबसे पहला बात कि इटली की बात करूं, इटली एक देश है। ठीक है, और जब इटली का एकीकरण नहीं हुआ था तो एकीकरण से पूर्व इटली लगभग 7 प्रांतों में टूटा हुआ था। यानी कि एकीकरण से पूर्व इटली 7 छोटे बड़े प्रांतों में टूटा हुआ था, और इटली को एक करने के लिए गैरिबाल्डी गैरिबाल्डी ठीक है, मेजिनी मेजिनी और काउंट काबूर, यानी कि इटली को एक करने के लिए गैरिबाल्डी, मेजनी और काउंट काबूल, ये तीनों शख्स ने काफी संघर्ष किया, और अंततः 1871 में इटली का एकीकरण पूर्ण हो गया। तो हम जानेंगे कि इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की क्या भूमिका थी, इटली के एकीकरण में मेजनी की क्या भूमिका थी, और इटली के एकीकरण में काउंट काबूर की क्या भूमिका थी, हम उसको जानेंगे। अगर आपसे इसमें किसी को कंफ्यूजन होगा तो जरूर पूछेंगे। फिलहाल हम यहाँ आंसर पे बात करेंगे। लिखा हुआ है कि एकीकरण से पूर्व इटली कई राज्यों में टूटा हुआ था। यहाँ पर लिखा है एकीकरण से पूर्व इटली 7 राज्यों में टूटा हुआ था, तथा इसके एकीकरण में मेजनी, गैरिबाल्डी और काउंट काबूर का बहुत ही अहम योगदान था। यानी कि इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी, मेजनी और काउंट काबूर का बहुत ही अहम योगदान था। आइए हम जानेंगे एक एक करके आपका ये आंसर क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट कि बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पता होना चाहिए मेजनी के बारे में। तो हम आइए जानेंगे कि 1 नंबर में लिखेंगे मेजनी के बारे में, और मेजनी की थोड़ी सी कहानी बनाएंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जब पूछता है तो हमें थोड़ा सा ज्यादा आंसर लिखना होता है। लिखा हुआ है मेजनी। आखिर इटली के एकीकरण में मेजनी की क्या भूमिका है, हम मेजनी के बारे में थोड़ी सी जानेंगे। याद रखना, मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में तथा मृत्यु 1872 ईस्वी में हुआ था। याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता भी है कि मेजनी का जन्म कब हुआ था, तो आपको आंसर करना है 1805 ईस्वी। और मेजनी की मृत्यु कब हुई थी, तो 1872 ईस्वी में मेजनी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, याद रखना यह भी बात है कि यह एक कार्बोनरी गुप्त संगठन का सदस्य बना। मेजनी कार्बोनरी गुप्त संगठन का सदस्य बना। आपसे अगर एग्जाम में पूछता है कार्बोनरी क्या है, तो याद रखना कार्बोनरी एक गुप्त संगठन है। गुप्त संगठन कहने का मतलब होता है कि यह ऐसा संगठन होगा जो गुप्त रूप से अपने मकसद को अंजाम देता है, किसी को पता भी नहीं चलता है, और यह संगठन अपना कार्य कर रहा होता है। और कार्बोनरी गुप्त संगठन का सदस्य मेजनी स्टार्टिंग में बन जाता है। ठीक, इसकी भी काफी लंबी कहानी होती है। तो कार्बोनरी गुप्त संगठन का सदस्य था। इसका मानना था कि देश का विकास करना है तो देश की सत्ता युवाओं को सौंप दो। यानी कि मेजनी कहता था कि अगर आप देश का विकास चाहते हैं तो देश की सत्ता को, देश की पावर को, देश की शक्ति को युवाओं को सौंप दे। ठीक है, सौंप दो। इटली के एकीकरण के लिए 1831 ईस्वी में यंग इटली, याद रखना ये बहुत इंपोर्टेंट है, बड़ा इंपोर्टेंट बात है। 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक 2 संगठन बनाया। याद रखना कि इटली को एक करने के लिए मेजनी ने 2 गुप्त संगठन बनाया।
1831 ईस्वी में यंग इटली, ठीक है, और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक दो संगठन बनाया। ठीक, यंग इटली मार्सेलीज में, मार्सेलीज में या मार्सेलीज में, और यंग जो यूरोप था, यंग यूरोप, यह जो संगठन था यह बर्ने में। ठीक है, बर्ने में, याद रखना ये बात है। ठीक है, तो दो संगठन का गठन किया और इसे इटली के एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। याद रखें कि मेजनी को इटली के एकीकरण का जनक भी कहा जाता है, और इटली के एकीकरण के लिए मेजनी ने दो गुप्त संगठन बनाया जिसका नाम है यंग इटली और यंग यूरोप। यंग इटली संगठन का गठन 1831 ईस्वी में तथा यंग यूरोप संगठन का गठन 1834 ईस्वी में किया गया था। तो ये था मेजनी की भूमिका। ठीक है, आइए हम आगे जानेंगे कि आखिर इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की क्या भूमिका थी। ठीक है, इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की क्या भूमिका थी, हम छोटी सी कहानी के माध्यम से गैरिबाल्डी को भी समझेंगे। गैरिबाल्डी जो था पेशे से, पेशा का मतलब होता है उसका काम, जो काम करता था, पेशा से नाविक था। यानी गैरिबाल्डी जो काम करता था वह नाव चलाने का काम करता था। यानी गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था जिसका जन्म 1807 ईस्वी में होता है। यानी कि गैरिबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था और वह जगह था नीस। यानी कि नीस में गैरिबाल्डी का जन्म हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता भी है कि गैरिबाल्डी का जन्म कब हुआ था, तो आपको आंसर में लगाना है 1807 ईस्वी में। ठीक है, और गैरिबाल्डी मेजनी का समर्थक भी था, काफी मेजनी के विचारों का समर्थन करता था। ठीक है, तो याद रखना ये भी बात है कि मेजनी का समर्थक था। इसने ऑस्ट्रिया के दो शहर सिसिली और निपल्स, याद रखेंगे, ऑस्ट्रिया के दो शहर सिसिली और निपल्स पर आक्रमण कर जीत लिया। गैरिबाल्डी ने ऑस्ट्रिया के दो शहर सिसिली और निपल्स पर आक्रमण करके जीत लिया और वहां का राजा विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया, जिससे विक्टर इमैनुअल काफी खुश हुआ। ठीक है, और इसने इटली के एकीकरण के लिए लाल कुर्ती सेना का गठन किया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता भी है कि लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया, तो आंसर जाएगा गैरिबाल्डी ने। यानी कि गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती सेना का गठन इटली के एकीकरण के लिए किया था। अगर ये भी क्वेश्चन कोई पूछता है कि इटली के एकीकरण के लिए लाल कुर्ती सेना का गठन किया गया था तो किसने किया था, तो गैरिबाल्डी। और क्यों किया था, तो सीधी सी बात है, इटली के एकीकरण के लिए। ठीक है, तो इससे इटली का एकीकरण, इसे इटली के एकीकरण का तलवार भी कहा जाता है। यानी गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार भी कहा जाता है। इसने विशाल सेना गठन किया था और उस सेना का नाम था लाल कुर्ती सेना। यानी कि लाल कुर्ती सेना का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। एक शॉर्ट्स के माध्यम से छोटी सी पॉइंट में जानेंगे गैरिबाल्डी कौन था। अगर आपसे भी पूछेगा तो देखेंगे कि गैरिबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, गैरिबाल्डी मेजनी के विचारों का समर्थन करता था। इसे इटली के एकीकरण का तलवार भी कहा जाता है। इटली के एकीकरण के लिए मेजनी बोल रहे गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती सेना का गठन भी किया था। ठीक है, हम आगे जानेंगे कि आखिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इटली के एकीकरण में काउंट काबूर की क्या भूमिका थी। इटली के एकीकरण में काउंट काबूर की क्या भूमिका थी, याद रखेंगे। थोड़ा सा बात है यहाँ पर कि काउंट काबूर का जन्म कब हुआ था, तो याद रखना काउंट काबूर का जन्म 1810 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ लिखा काउंट काबूर का जन्म 1810 ईस्वी में इटली में हुआ था। ठीक है, यह सार्डिनिया पिडमाउंट का एक बहुत ही बड़ा जमींदार था तथा इंजीनियर भी था। यानी कि काउंट काबूर सार्डिनिया पिडमाउंट का बहुत बड़ा जमींदार था और पढ़ा लिखा व्यक्ति था। यानी कि वह वहां का इंजीनियर भी था। कौन, काउंट काबूर, जिसका जन्म इटली में ही हुआ था और जन्म का साल है 1810 ईस्वी। 1810 ईस्वी में काउंट काबूर का जन्म होता है। काउंट काबूर को यानी कि इसे 1852 ईस्वी में राजा विक्टर इमैनुअल, यानी क्या रखना, सार्डिनिया पिडमाउंट का राजा उस समय विक्टर इमैनुअल होता है, और विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री बनाया। यानी कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री बनाया 1852 ईस्वी में। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है कि सार्डिनिया पिडमाउंट का प्रधानमंत्री विक्टर इमैनुअल कब बना, तो याद रखना 1852 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि सार्डिनिया पिडमाउंट का
जो राजा था वह कौन था, तो ये भी याद रखना, यहाँ पर लिखा हुआ है विक्टर इमैनुअल सार्डिनिया पीडमाउंट का राजा था। विक्टर इमैनुअल सार्डिनिया पीडमाउंट का राजा था, ठीक है। और एक बात और विशेष याद रखना कि विक्टर इमैनुअल ने इटली के एकीकरण को वैश्विक मुद्दा बनाया, यानी कि पूरे विश्व में यह प्रचलित कर दिया कि इटली का एकीकरण किया जा रहा है और वैश्विक मुद्दा के आधार पर इटली का एकीकरण हुआ। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को वैश्विक मुद्दा दिया, तो आपका आंसर होगा काउंट काबूर, यानी कि इटली के एकीकरण को वैश्विक मुद्दा बनाया किसने, काउंट काबूर ने। और अंततः 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूर्ण होता है। अंततः 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूर्ण होता है। अब हम इसमें जानेंगे कि आखिर इटली के एकीकरण में कुछ बाधा भी था। इटली के एकीकरण में कुछ बाधा भी था, ये 2 अंक की क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 अंक में पूछता है, काफी भी है, इसीलिए इसको यहाँ पर इसी में कवर करेंगे कि इटली के एकीकरण की बाधा क्या था। तो ये हम जानेंगे कि इटली के एकीकरण में बाधा इस प्रकार निम्नलिखित है। सबसे पहले बात कि कुछ छोटे मोटे जो राजा थे, राजा जिसको सामंत बोलते हैं और राजा भी कह सकते हैं, छोटे छोटे प्रांत लेकर के अपना जीवन यापन कर रहे थे, अलग अलग जगहों पे अपना राज कर रहे थे। वे लोग नहीं चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो। और सामंत और जमींदार तो ऑब्वियसली बात है कि नहीं चाहेंगे कि इटली का एकीकरण हो। साथ ही साथ वहाँ गरीबी भी था, बेरोजगारी भी था, मजदूरों का शोषण भी किया जा रहा था। तो ये लोग चाहते थे एकीकरण करना, लेकिन कुछ ऐसे भी देश थे जो एकीकरण नहीं चाहते थे, जैसे ऑस्ट्रिया था, फ्रांस था, ठीक है। ये सारे देश ऐसे थे जो इटली का एकीकरण नहीं चाहते थे। तो आइए हम बाधा में देखें। बाधा नंबर 1 है कि सार्डिनिया, पीडमाउंट, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस देश इटली को एक नहीं होने देना चाहते थे। यानी कि ये ऐसे देश थे जो इटली के एकीकरण में बाधा बने हुए थे, नहीं चाहते थे कि इटली एकीकरण हो, क्योंकि किसी भी देश का जब एकीकरण होगा तो वह मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा और शक्तिशाली होगा, तो दूसरे देश पे भारी पड़ेगा, जो बगल का देश वो कभी नहीं चाहेगा। और ये देश नहीं चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो। दूसरा बात कि अशिक्षा, यानी कि वहां पर शिक्षा की कमी थी, जिसकी वजह से इटली के एकीकरण में काफी बाधा उत्पन्न हो रहा था। हम तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कि इटली के 2 शहर लुम्बाड़ी और बेनेसिया, इटली के 2 शहर लुम्बाड़ी और बेनेसिया ऑस्ट्रिया के कब्जे में था, ठीक है, ऑस्ट्रिया के कब्जे में था, जिसकी वजह से इटली का एकीकरण नहीं हो रहा था। याद रखना 1870 तक वह कब्जे में था, ठीक है। कई बार आपको बुक में मिलेगा कि इटली का एकीकरण 1870 में हुआ था, लेकिन इटली का एकीकरण ये 2 शहर जीतने के बाद 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूर्ण रूप से हो गया था। यानी कि इटली का 2 शहर लुम्बारी और बेनेसिया ऑस्ट्रिया कब्जे में था, जिसकी वजह से इटली एकीकरण नहीं हो पा रहा था, वो बाधा बनकर के खड़ा था। दूसरा, छोटे छोटे राजा और सामंत इटली के एकीकरण का विरोध किया करते थे। ये था छोटा सा पॉइंट जो इटली एकीकरण का बाधा हम इसमें जानेंगे। आप लिखना इतना, आराम से 2 अंक मिलेगा। बाकी हम इस लेक्चर में इतना ही तक रखेंगे। किसी को कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।